हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023, जिसमें 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन है। चलिए तो पढ़ते हैं। इसमें अभी तक हमने पहला जो लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया था वह स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और स्टैचू ऑफ डिग्निटी एवं स्टैचू ऑफ पीस जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसके बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। FSSAI सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन है। ईट राइट रेलवे स्टेशन FSSAI के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन से सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है ताकि उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने एवं उनसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के तहत प्रमाणित किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को FSSAI के फोस्टेक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड का सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें इम्पोर्टेंट है कि FSSAI के लिए आहार उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है FSSAI, और इसकी टैगलाइन है सही भोजन और बेहतर जीवन। इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब इसके स्मरणीय तथ्य में आता है पहला, 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन प्रयागराज को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन नामक प्रमाण प्रदान किया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 स्टेशनों क्रमशः ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन जो रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट प्रमाणन प्रदान किया गया है। इस प्रकार अब उत्तर मध्य रेलवे में ईट राइट प्रमाणन प्राप्त रेलवे स्टेशनों की संख्या 5 हो गई है। ज्ञातव्य है कि 3 दिसंबर 2019 को मुंबई रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था तथा दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। इसमें हमने देखा कि प्रेजेंट में प्रयागराज रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके बाद जो पहला वाला प्रमाण पत्र दिया गया था 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को FSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था, और इसमें ग्वालियर और डबरा को उत्तर मध्य रेलवे के 2 स्टेशनों को प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जो और डभौरा रेलवे स्टेशन को भी मिला है और कानपुर रेलवे स्टेशन को मिला है। ये टोटल कुल मिलाकर ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त करने वाले टोटल 5 स्टेशन हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। उर्वरक ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित MRP पर बेचती हैं और जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन का लागत केंद्र सरकार को उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है और अन्य उर्वरकों जैसे डायमोनियम फॉस्फेट DAP एवं म्यूरेट ऑफ पोटेश MOP आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं ही ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख किए बेच रही हैं। इसके बारे में बताया गया है, जिसमें मुख्य है कि भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा कि शेष 80 से 90% उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है, जिसमें उर्वरकों जैसे DAP और MOP आते हैं।
अब इसके तथ्य में 17 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगों का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। अब पढ़ते हैं एक राष्ट्र एक उर्वरक के बारे में। एक राष्ट्र एक उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नाम के ही तक ही उपलब्ध होगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण सुनिश्चित होगा। इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो एवं अन्य प्रासंगिक उत्पादों संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। से 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड नाम और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, नाइट्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि प्रयुक्त होगा। जो इसमें पहले नाम थे जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके, इनके नाम जो जब से भारत एक राष्ट्र एक उर्वरक कर दिया गया है, उसके बाद इसके नाम भारत यूरिया होगा, भारत डीएपी होगा, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि नाम से इसको उपयोग किया जाएगा। यह योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थानों और उर्वरक विपणन संस्थानों पर लागू होगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा। ये इस चीज पर फोकस करता है। अब आता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर सरकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक वर्ष 2016 में प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है कि प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर। अब आता है 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह 7वां संस्करण है। इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है तथा 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ है और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम आता है। बड़े राज्य में क्रमशः कौन कौन से हैं? हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब। और छोटे राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मिजोरम है। इस श्रेणी में नागालैंड ने 0.3104 के समग्र स्कोर्स के साथ अंतिम स्थान 10वां हासिल किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। सदा सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया है तथा यह पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में इसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था और प्रेजेंट में इसे 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है वह हरियाणा है और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम आएगा। और इसे पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया गया है जो एक बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पर आधारित है जो प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है और यह इसका 7वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया है। अब आता है हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला। पनबिजली परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, छोटी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं जिसमें सूक्ष्म, लघु और छोटी आती हैं। जो सूक्ष्म होती हैं वह 100 किलोवाट तक की होती है, लघु 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की होती हैं और छोटी में 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक की आती हैं। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को बृहत परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है।
मतलब पनबिजली परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर दो खंडों में बांटा गया है, जिसमें छोटी आती हैं और बड़ी आती है। छोटी को 25 मेगावाट या उससे कम पनबिजली परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है, और दूसरी आती है जो बड़ी होती है वह 500 मेगावाट से या उससे अधिक क्षमता के आधार पर इनको रखा जाता है। इससे संबंधित तथ्य में 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई। इस परियोजना में शामिल है, पनबिजली परियोजना में शामिल है, पहला 48 मेगावाट की चांजू थर्ड बिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। कौन कौन सी? 48 मेगावाट की चांजू थर्ड पनबिजली परियोजना, दूसरी 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं में वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना के बारे में, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दंतोई गांव के निकट स्थित है तथा यह चांजू नाला पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, और यह परियोजना चांजू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। दूसरी आती है देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना। यह भी एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इस परियोजना को भी चंबा जिले के में देवथल नामक स्थान पर स्थापित है। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण एवं संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंतर्गत 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, एक 48 मेगावाट की चांजू थर्ड पनबिजली परियोजना और दूसरी है 30 मेगावाट की देवथल चांजू जल पनबिजली परियोजना। जो चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दंतोई गांव के निकट स्थित है, और यह रन ऑफ द रिवर परियोजना का हिस्सा है। और इसी तरह देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना भी रन ऑफ द रिवर परियोजना है तथा यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। मतलब ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग जो पहली वाली है वह चांजू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त रूप से है, और जो देवथल वाली है वह चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। इनमें दोनों में ये डिफरेंस है। अब आता है भारत में जल विद्युत क्षमता। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,12,212 मेगावाट जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों इसमें शामिल है। इसकी क्षमता है, जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता 4,943 मेगावाट है और बृहद जल विद्युत क्षमता 46,850 मेगावाट है। अब आते हैं बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। बल्क ड्रग पार्क भारत औसत उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का जो औसत उद्योग है वह आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों और दवाओं में भारत का योगदान 3.5% है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल या बल्क ड्रग के आधार पर की आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग्स को सक्रिय औषध सामग्री भी कहा जाता है। यह दवाओं के लिए एक प्रमुख घटक होते हैं, इन्हें वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करते हैं। यह 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ध्यातव्य है कि पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले स्थित जंबूसर में रखी गई थी। उसके 3 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के ऊना में इसकी आधारशिला रखी गई। 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है तथा इस योजना अंतर्गत बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए उपयुक्त 3 राज्यों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय आम बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग की विनिर्माण लागत को कम करना है। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्रेजेंट में किस 3 राज्यों में है, किसमें? हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में है, जिसमें हाल ही में गुजरात में 10 अक्टूबर को रखी गई थी और 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की ऊना में रखी गई। और भारत औसत उद्योग में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा आकार के आधार पर है और जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है।
अब आता है मुंडेरा। मुंडेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव के बारे में पढ़ते हैं। मुंडेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। यह गांव यहाँ सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मुंडेरा को मुंडेरापुरा एवं मुंडेरा आदि के नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित तथ्य 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मुंडेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री ने मुंडेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गाँव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है तथा गांव की सभी आवासीय एवं सरकारी इमारतों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। उल्लेखनीय है कि मुंडेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है और इस परियोजना के माध्यम से मुंडेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक गाँव बन गया है। यह पहला ऐसा गाँव है जहाँ सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत की पहली ग्रिड समृद्ध मेगावाट एच स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहणी प्रणाली मुंडेरा में स्थापित की गई है। इससे संबंधित तथ्य में पहला आता है कि यह मुंडेरा गांव गुजरात के मेहसाणा में स्थित है तथा यहाँ सूर्य मंदिर है जो रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर है तथा इसका निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के द्वारा किया गया था और इसको मुंडेरापुरा या मुंडेरा के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है कि इसको 9 से 11 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका दौरा किया गया और वहाँ पर इसे 24 घंटे से सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया गया और मुंडेरा को हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया गया तथा यह पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है तथा यह पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली यह अपनी तरह की पहली परियोजना है और इसकी स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? जो किया गया था उसके अंतर्गत की गई थी। सूर्यग्राम परियोजना जो चली हुई थी उसके अंतर्गत मुंडेरा का सौरीकरण किया गया। मुंडेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक राज्य गांव भी बन गया है और एक ऐसा पहला गांव बना है जो सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशन सुविधा प्रदान करता है। अब आता है स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलाम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलाम अभियान का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सूखा गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण पर अधिक से अधिक ओडीओ प्लस गाँव का सृजन करना था। सुजलाम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। सुजलाम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलाम 2.0 को लॉन्च किया गया था। सुजलाम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित था। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलाम 1.0 एवं 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई तथा इसमें पहली रैंकिंग में कर्नाटक, दूसरी में बिहार, फिर लक्षद्वीप आता है तथा यह सुजलाम शीर्ष राज्य में आता है मध्य प्रदेश जो 1.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु है और सुजलाम 2.0 के अंतर्गत आता है कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। और स्टार्टअप ग्रेड अप चैलेंज के अंतर्गत इसमें विषय और संघ राज्य क्षेत्रों को विभाजित किया गया और एजेंसी के नाम को दिया गया जिसमें किसमें फर्स्ट रैंक आई है। पहला तो कि गंदला जल प्रबंधन में हरियाणा राज्य को पहली रैंक में मिली है जो जिला परिषद भिवानी के अंतर्गत आता है।
जैविक अवशिष्ट प्रबंधन में कर्नाटक को पहली रैंक मिली है। यह एग्रीगेरियन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी का नाम है, इसके अंतर्गत किया गया। गोवर्धन ग्लेवनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन में महाराष्ट्र को कार्बन लूप्स प्राइवेट लिमिटेड में पहली रैंक और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु को क्लीनेज टेक सॉल्यूशन LLP एजेंसी के द्वारा किया गया है, इसको सेकेंड रैंक प्राप्त हुई है। अब आता है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। यह गुजरात में पहली रैंक मिली है। यह सेल्टिक डिजाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्टार्ट किया गया था तथा तमिलनाडु में को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। यह HVA केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। यह एक पाक्षिक अभियान है। यह 100 दिवसीय सुजलाम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक प्लस गाँवों को सृजन करना है, ODA प्लस गाँवों को सृजन करना है। सुजलाम 1.0 का अभियान लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः कर लिया गया था तथा इसके बाद इसको सुजलाम 1.0 को के कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलाम 2.0 को लॉन्च किया गया है। सुजलाम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्थानीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित था तथा 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर ही स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलाम 1.0 एवं 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें पहली रैंक पर आता है कर्नाटक जो स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत, और सुजलाम 1.0 में पहली रैंक पर आता है मध्य प्रदेश और सुजलाम 2.0 में पहली रैंक पर आता है कर्नाटक। और जो स्टार्ट अपग्रेड चैलेंज है इसके अंतर्गत इनको अलग अलग तरीके से दिया गया है कि किस राज्य की किस में रैंक है। जैसे गंदला जल प्रबंधन में हरियाणा की, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में कर्नाटक की और गोवर्धन ग्लेवनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज में महाराष्ट्र पहले नंबर पर और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में गुजरात पहले स्थान पर और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आता है। अब आता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के बारे में। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है। कौन सा विभाग? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। कब से? वर्ष 2018 से। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत वर्ष 2018 में 7000 गाँव और वर्ष 2019 में 17,200 गाँवों तथा वर्ष 2022 में 17,559 गाँवों को आच्छादित किया गया। मतलब 2018 में 7,000, 2019 में 17,200 और 2022 में 17,559 गाँव को किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 को राज्यों एवं जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जारी की गई। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया, जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है। इस सर्वेक्षण में देश भर में 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप को छोड़कर 709 जिलों, 17,559 गाँवों को शामिल किया गया है। देश भर में 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 694.74 स्कोर के साथ 18वां स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें शीर्ष 3 राज्य जिसकी जनसंख्या 30 लाख से अधिक है, उसमें पहला आता है तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु। जो पहली रैंक पर है उसको 5 करोड़ रुपए दिए गए और जो दूसरी रैंक पर है उसको 3 करोड़ रुपए और तीसरी रैंक पर है उसे 2 करोड़ रुपए दिए गए। कुल 10 करोड़ रुपए इन 3 राज्यों को दिए गए हैं। और शीर्ष 3 छोटे राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में जो 30 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पहली रैंक मिली है, जिसको 2.5 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है।
दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को 1.5 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है और सिक्किम जो तीसरे नंबर पर है इसको 1 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। टोटल 5 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि दी गई है। शीर्ष 3 जिले, जिसमें पहला आता है भिवानी हरियाणा जिसको 2 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरा आता है जगतियाल तेलंगाना जिसे 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरा आता है निजामाबाद तेलंगाना, इसमें 1 करोड़ रुपए मिले हैं। टोटल 4.5 करोड़ रुपए यह प्रदान किए गए। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर देहात है। मतलब जो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल में सर्वाधिक भागीदारी वाला जो राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ही इसमें जो जिला है वो भी उत्तर प्रदेश का ही है, कानपुर देहात। अब आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया, जिसमें 62 छावनी और 91 गंगा किनारे बसे शहर या नगर शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर जो समग्र रूप से जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, पर लगातार छठी बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग में पहला है इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरा सूरत गुजरात का, तीसरा नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पाँचवा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, छठवां भोपाल मध्य प्रदेश, सातवां तिरुपति आंध्र प्रदेश, मैसूर कर्नाटक 8वां, नई दिल्ली जो दिल्ली में है उसमें को 9वां और 10वां अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। और 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में पहला तिरुपति को स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा मैसूर कर्नाटक को, तीसरा नई दिल्ली को, चौथा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को और पाँचवां नोएडा को। इसी श्रेणी में ईटानगर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है जो 382वां है। शीर्ष 5 राज्य जो 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम है और जिसमें 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक हैं। जो शहरी स्थानीय निकायों में कम है उसमें पहला आता है त्रिपुरा, दूसरा झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जो 100 शहरी स्थानीय निकायों में अधिक है उसमें आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। आता है प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गोल्ड अनुपम श्रेणी में कुल 86 शहर शामिल हैं, सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में कुल 121 शहर शामिल हैं, ब्रॉन्ज या उदित श्रेणी में 38 शहर शामिल हैं और कॉपर या आरोही श्रेणी में कुल 13 शहर शामिल हैं। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर शामिल है जो एक इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में प्रदेश के 2 शहर मथुरा और अमरोहा शामिल हैं। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जबकि 6 शहरों सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद एवं लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश को सफाई मुक्त सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। शीर्ष 5 गंगा नगर जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या और 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में पहले स्थान प्राप्त हुआ है बिजनौर उत्तर प्रदेश में, कन्नौज उत्तर प्रदेश, गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश, सुल्तानगंज बिहार में और कर्णप्रयाग उत्तराखंड में। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो हरिद्वार उत्तराखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऋषिकेश उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मुंगेर बिहार को यह स्थान प्राप्त हुआ है। और महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश में 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला
गाजियाबाद को 12वां, मेरठ को 15वां, प्रयागराज को 16वां और लखनऊ को 17वां, वाराणसी को 21वां, आगरा को 23वां और कानपुर को 29वां, जिसमें 4 याद कर लेंगे। गाजियाबाद को 12वां, मेरठ को 15वां, प्रयागराज को 16वां और लखनऊ को 17वां। अब आता है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के बारे में। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। यह इस रिपोर्ट को 63वां संस्करण है। यह रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय, घरेलू तथा विदेशी पर्यटन यात्राओं आदि से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके तहत वर्ष 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे, जिसमें 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय थे। और वर्ष 2020 से तुलना में वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। विदेशी पर्यटक आगमन शीर्ष 5 देश में आता है: USA, फिर बांग्लादेश, फिर UK, कनाडा, नेपाल। और 2021 में शीर्ष गंतव्य देश नागरिक सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात में, दूसरा USA में, कतर में, ओमान में, UK में। अभी इसका एक विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या जो 10 या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिशत हिस्सा कितना रहा है 2021, इसमें सर्वाधिक पंजाब राज्य में रहा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में, फिर कर्नाटक में, और इन सबको एक एक से दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4.24% दिया गया है और मध्य प्रदेश में 3.94% दिया गया है। अब आता है घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्यों में प्रतिशत हिस्सेदारी। इसमें सर्वाधिक है तमिलनाडु की हिस्सेदारी, फिर उत्तर प्रदेश की, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, फिर अन्य की हिस्सेदारी आती है। ये इसके हिसाब से दिया गया है। भारत भ्रमण वर्ष 2023 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया है। यह पहल पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। अब आता है PM श्री स्कूल योजना। 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से 2026-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। PM श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेगी, साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेगी। PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। PM श्री स्कूल देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये स्कूल आदर्श या नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। PM श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूलन पहलुओं जैसे सौर पैनलों, LED लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिससे परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख किया गया है। PM श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा KBS और NBS के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसे 7 सितंबर PM श्री स्कूल को 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी प्रदान की है तथा यह 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रस्तावित है 2022-23 से 2026-27 में, तथा इसमें कुल 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास की बात की गई है तथा PM श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा तथा यह एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। अब आता है
मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस स्कूल मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है तथा इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। यह मिशन विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यह मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में इसको शुभारंभ किया गया तथा इसका उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है तथा इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई तथा इसे विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया। अब आते हैं नमस्ते योजना। नमस्ते योजना हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी किया गया। यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव और हाथ से मेला ढोने या नालों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन को प्रतिषेध करता है। उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा साधनों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जाता है। इसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मुक्त मित्र सुरक्षित घोषित करें। स्मरणीय तथ्य में पहला आता है 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया। नमस्ते का पूर्ण रूप है मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। नमस्ते इसका फुल फॉर्म है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों को शामिल किया गया है। इस योजना में 360 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है और जो 4 वर्षों 2022-23 से 2025-26 के लिए अनुमोदित की गई है। इस नमस्ते योजना का उद्देश्य भारत में स्वच्छता के कारण किसी की मौत ना होना, स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाना, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना, सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी तथा संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई होगी जो NSKFDC राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम के प्रबंधन के निर्देशन के अधीन होगी तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निर्देशक के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा। इसमें मेन है कि यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसके लिए प्रतिबद्ध है। मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करना है तथा इसे 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया था। नमस्ते का फुल फॉर्म नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है जिसमें वर्तमान चरण में 500 शहरों को शामिल किया गया है जिसके कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है और संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई होगी जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम के प्रबंध निर्देशन के अधीन होगी और राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई इसका प्रमुख होगा। अब आता है दूसरा पॉइंट, मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों से में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह या समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने लिखने या गणना का उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। यह यूनेस्को के अनुसार इसकी डेफिनेशन दी गई है। 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है।
जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 में से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता दर 66.9% थी। मंडला जिले में पुरुष साक्षरता 77.5% थी और महिला साक्षरता 56.4% थी। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% थी और मंडला की 66.9, जिसमें पुरुष 77.5 और महिला 56.4। जो वर्ष मध्य प्रदेश की जो कुल जनगणना 69.3% थी 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुष साक्षरता 78.7% थी, महिला साक्षरता 59.2% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73.0% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% थी। इसमें सभी जो साक्षरता है सभी स्टेट की, पहले तो मंडला की दी गई है, फिर मध्य प्रदेश की, फिर भारत की साक्षरता को बताया गया है। अब आता है भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, जिसमें पहला सर्व शिक्षा अभियान जैसे 2001-2 में स्टार्ट किया गया था। वैक्स साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। अब आता है स्माइल 75 के बारे में पढ़ेंगे। स्माइल 75 केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक छतरी योजना या अम्ब्रेला स्कीम प्रतिपादित की गई है। स्माइल का पूर्ण रूप आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता करना है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, स्माइल इसका फुल फॉर्म है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएं, जिसमें पहली उप योजनाएं हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापम पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरी है भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापम पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इसके अंतर्गत 2 उप योजनाएं हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल परियोजना हेतु 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। इससे संबंधित तथ्य 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल की शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया तथा यह केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उप योजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। इसे स्माइल 75 पहल नाम दिया गया है। स्माइल 75 पहल के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे। इस पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस पहल के उद्देश्य में पहला आता है निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना। दूसरा, देश के कस्बों या शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों की भिक्षावृत्ति से मुक्ति करना। तीसरा, विभिन्न हितधारकों की समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना। और तीसरा, जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है और इसमें उत्तर प्रदेश में इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और जिसमें संख्या 65,835 है। और मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर में की गई है। इसी के अंतर्गत जो नागपुर में है, नागपुर में भिखारी मुक्त पहल को स्टार्ट किया गया है। अब आता है गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव, एक ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को तैयार करने के लिए और कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक बहुआयामी भविष्योन्मुखी संस्थान की परिकल्पना की गई है। ये गति शक्ति विश्वविद्यालय के अंतर्गत 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को पारित किया गया तथा यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था।
मतलब लोकसभा द्वारा इस विधेयक को 3 अगस्त को पारित किया गया और राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त को पारित किया गया और 16 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति से यह विधेयक अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है और यह गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान बड़ौदा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है और उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वर्ष 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है तथा यह इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है तथा यह केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एक निबंधित है तथा यह परिवहन संबंधित शिक्षा विषयक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर केंद्र भारत का पहला विश्वविद्यालय है। इसमें यह विधेयक कब आया था? इस विधेयक 3 अगस्त 2022 को यह लोकसभा में पारित हुआ था तथा 8 अगस्त को राज्यसभा में और 16 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई और इसके अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया और गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब आता है जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए। 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों में मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य 788 हैं। इसमें जो 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें जो शामिल सदस्य थे राज्यसभा के 233, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे वो 233 थे, मनोनीत सदस्य 12 थे, लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य थे वो 543 थे और इसमें कुल मिलाकर दोनों 788 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया तथा भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए और संख्या के रूप में 16वें उपराष्ट्रपति बनाए गए। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह द्वारा की गई। इसकी जो घोषणा की गई जो उत्पल कुमार सिंह के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। मतलब 2 प्रतिद्वंदी थे जिसमें एक तो जगदीप धनखड़ जी थे, दूसरे मार्गरेट अल्वा जो विपक्ष के द्वारा खड़ी की गई थी। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ को ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब जगदीप धनखड़ के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देख लेती है। इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। ये इनका जन्म स्थान गांव के थाना झुंझुनू जिला राजस्थान में है। इन्हें वर्ष 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा का चुनाव जीते तथा 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। 1993-98 हेतु किशनगढ़ विधानसभा सीट में से राजस्थान विधानसभा चुनाव जीते और वर्ष 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव के पूर्व वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और इस पद पर उन्होंने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक कार्य किया। अब आता है बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है और मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त एवं निर्मित रूप से शुद्ध जल की आपूर्ति प्रदान करना है तथा 22 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला देश पर का पहला घर जल का प्रमाणित जिला बन गया है। इसके अंतर्गत अब तक गोवा के 2, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर के 1, पुदुचेरी के 2, पंजाब के 23 एवं तमिलनाडु के 1 जिलों को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया।
11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बुरहानपुर के भी 254 के 1,01,905 ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता है तथा सभी 254 गाँवों में ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और हरियाणा ने राज्य के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। कौन कौन सा जिला जिसने नल कनेक्टिविटी प्रदान की है? गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में 37.35% घरों को जलापूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। इसके अंतर्गत गोवा बना पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया। इसके साथ ही दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। गोवा, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के सभी जिलों, ब्लॉकों, पंचायतों एवं गाँवों आदि में नल के पानी की आपूर्ति 100% की जा चुकी है। इसके अंतर्गत आता है। और बुरहानपुर को तो बनाए हर घर जल का प्रमाणित जिला ही गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था तथा भारत में राज्य स्तर पर नवाचार पारितंत्र का विश्लेषण करने तथा उसे बढ़ावा देने के एक उपयोग का साधन है। इसके दो मुख्य आयाम है। पहला आता है इनेबलर्स और दूसरा आता है प्रदर्शन। इनेबलर्स के अंतर्गत इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा जाता है। इसके 5 स्तंभ हैं, जिसमें पहला आता है मानव पूंजी, दूसरा निवेश, तीसरा ज्ञानकर्मी, चौथा व्यापक परिवेश और 5वां सुरक्षा एवं विधिक परिवेश। और दूसरा जो है प्रदर्शन के अंतर्गत आता है कि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। इसके 2 स्तंभ है, पहला ज्ञान निर्गत और ज्ञान प्रसार। उपयुक्त 7 स्तंभ कुल 66 संकेतकों पर आधारित होते हैं, मतलब जो 5 जो इनेबलर्स के अंतर्गत हैं और 2 प्रदर्शन के अंतर्गत, टोटल 7 स्तंभ हुए जो कुल 66 संकेतकों पर आधारित होते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के फ्रेमवर्क संयोजन में कुल 66 संकेतक के तहत 50 एवं 16 संकेतक शामिल हैं। इनेबलर्स तथा प्रदर्शन इन दोनों पैमाने में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त स्कोर को औसत के आधार पर उसके समग्र नवाचार स्कोर की गणना की जाती है। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 को जारी किया गया। यह इसका तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें बड़े राज्य, दूसरा आता है उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्य, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य आते हैं। गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जो एक अपवाद स्वरूप है। बड़े राज्यों में कर्नाटक स्कोर 18.01 प्रथम स्थान पर और छत्तीसगढ़ में 10.97 और को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब पहला स्थान कर्नाटक को और अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ को। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला और अंतिम स्थान नागालैंड को। और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को प्रथम और लद्दाख को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। नवाचार सूचकांक में शीर्ष बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आते हैं। और भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों के अंतर्गत मणिपुर, फिर उत्तराखंड, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आते हैं। शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, गोवा आते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब 2 रैंक में सुधार हुआ है। इसी प्रकार इनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान, जबकि प्रदर्शन घटक में 5वां स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य और घरेलू उत्पाद 51,255 रुपये है, जो 2019-20 में था। अब आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक में GII स्कोर रैंक, और इसमें शामिल देश, जिसमें 2015 141 देश थे, जिसमें 81वीं रैंक थी।
2016 में 128 देश थे जिसमें 66वीं रैंक थी। 2017 में 127 देश थे जिसमें 60 रैंक थी। 2018 में 126 देशों में 57 रैंक। 2019 में 129 देशों में 52 रैंक। 2020 में 131 देशों में 48 रैंक और 132 देशों में 146 रैंक 2021 में, और 2022 में 132 देशों में 40 रैंक प्राप्त हुई है। ये इसमें हमने देखा हुआ है सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से, जिसको 3 स्तर से डिवाइड किया गया था और 3 स्तर से इसकी रैंक भी प्रदान की गई है। अब आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण का संकल्प लिया था। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया। मतलब कौन कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया गया था। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। इसमें अनुमानित लंबाई 296.70 किलोमीटर है और यह 4 लेन वाले एक्सप्रेस वे का निर्माण 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भविष्य में 6 लेन तक भी इसका विस्तार किया जा सकता है। इसका प्रारंभ चित्रकूट जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एवं समाप्ति स्थल जनपद इटावा के ग्राम कुदरेल के निकट किया गया है। एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरता है। एक्सप्रेस वे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदाबल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर शामिल हैं। 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा और नदियाँ बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर। एक्सप्रेस वे के निर्माण में बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त। 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे है। अब आता है NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के बारे में। केंद्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2022 को की गई। 2015 को की गई। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था, जिसकी शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। यह इसका